आप सभी दोस्तों और भाइयों का हमारे चैनल बिब्लियोफाइल सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम साइटोलॉजी की यानी कि कोशिका विज्ञान की तीसरी क्लास लेने वाले हैं। पहले हम 2 क्लास ले चुके हैं और ये जो हमने सेशन स्टार्ट किया था वो रेलवे ग्रुप डी के पर्पज़ से यानी कि उद्देश्य से शुरू किया था। तो मैं आशा करता हूँ आपको पिछली 2 क्लासें बहुत पसंद आई होंगी। तो मैं अभी तीसरी क्लास लेने जा रहा हूँ। ये हमारे चैनल का नाम है बिब्लियोफाइल सेंटर, जिसे आप सब्सक्राइब और जो भी आपके दोस्त मित्र या जानने पहचान वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए और एग्ज़ाम में कुछ अच्छा करके आए। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? सेल पढ़ रहे थे यानी कि कोशिका। कोशिका में हम आज पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ केंद्रक के बारे में यानी कि न्यूक्लियस, जो सेल का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो जैसे क्या था, एक सेल थी ऐसे। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में बात कर चुके थे। अब इसमें क्या एक न्यूक्लियस होगा, कहीं पर भी हो सकता है, लोकेशन मोस्टली बीच में ही रहता है ऐसे। ये क्या हो जाएगा, इसका न्यूक्लियस। ठीक है जी। इसमें एक होगा न्यूक्लियोलस। तो मैं इसे एक सेपरेट करके थोड़ा जूम करके बना ले रहा हूँ न्यूक्लियस को। और जो इसका ग्रीन सा पार्ट होगा ये क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा। और इसके चारों तरफ क्या रहने वाला है, लेयर रहेगी ऐसे, जिसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हमने क्या थी, एक सेल थी। सेल में बहुत सेल ऑर्गेनल यानी कोशिका अंग थे। उसमें हमने क्या देखा, एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बीच में क्या था, एक न्यूक्लियोलस। ये क्या था, एक न्यूक्लियस है। ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा यहाँ पर, और कुछ थ्रेड से बिखरे रहेंगे ऐसे। जिन्हें क्या बोलेंगे, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है जी। और इसमें ही क्या होगा, ऐसा एक प्लाज्मा होगा जो रेड कलर के डॉटेड है, वो क्या होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियो आ गया न्यूक्लियर के लिए, और प्लाज्मा किसके लिए आ गया, प्लाज्मा के लिए। तो एक न्यूक्लियस में क्या क्या हो गया आपका, क्रोमेटिन सबसे पहले की बात करेंगे। ये पूरा न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस में अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्मा, और जो थ्रेड लाइक क्या होंगे, स्ट्रक्चर यानी कि धागे जैसे, उन्हें क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन फाइबर। फाइबर का मतलब धागा हो गया। क्रोमेटिन का मतलब क्या बताया था मैंने, क्रोमोसोम से रिलेटेड। ठीक है जी। और बीच में क्या होगा, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस की जो एक बाहर झिल्ली होगी यानी कि मेम्ब्रेन होगी, जो एक क्या, लेमिनेशन की तरह जैसे फ़ोन की
प्रोटेक्शन करता है कौन, लैमिनेशन। ऐसे ही न्यूक्लियोलस का प्रोटेक्शन कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके जो चारों पांचों चीज़ें हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्या फंक्शन है, किससे बनी हुई है, इन सब के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहते हैं, केंद्रक का अध्ययन। केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है, कैरियोलॉजी। कैरियो के बारे में पहले बता चुका हूँ। कैरियो क्या एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियस। और लॉजी का मीन्स क्या होता है, टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। और किसका, केंद्रक का। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। तो एक मिनट, ओके, जैसे स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, न्यूक्लियस। तो धीरे धीरे करके हम क्या न्यूक्लियस के पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। जो एक एनवलप का काम करती है, किसका, एनवलप का। एनवलप मतलब लिफाफा या कवरिंग। और कवरिंग क्या करती है, सेफ्टी करती है, यानी कि सुरक्षा करती है, किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है जी, यहाँ तक पता चल गया। और ये बनी हुई किसकी होती है, लाइपोप्रोटीन की। ठीक है जी, किसकी बनी हुई होती है, लाइपोप्रोटीन की। फंक्शन क्या हो गया, एनवलप की तरह कवरिंग का काम करती है, जो क्या करती है, सेफ्टी करती है। अब इसके बाद क्या आएगा, इससे पहले क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर को क्रोमेटिन मटेरियल भी कह देते हैं इसे। जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम। ठीक है जी, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, ऐसे डार्क, पहले इसका कलर कैसा होगा, कलर। कलर इसका होने वाला है डार्क पर्पल। ठीक है जी, कैसा होने वाला है, डार्क पर्पल। और क्रोमेटिन फाइबर कैसे दिखने वाले हैं आपके, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि धागे नुमा। कैसा होने वाला है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होने वाला है। तो न्यूक्लियस का कलर कैसा होने वाला है, डार्क पर्पल। और इसकी खासियत क्या है, ये क्या है, सेल डिवीजन के ही समय, सेल डिवीजन का मतलब क्या होगा, कोशिका विभाजन। इसकी एपेरियम होती है।
यानी कि दिखाई देता है। कोशिका विभाजन के समय दिखाई देगा। और चौथी क्या बचा था, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या, एक लिक्विड टाइप का या फिर प्लाज्मा। प्लाज्मा पता है ना, जब कोई भी लिक्विड ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जलेबी का जो मक्खन होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो वो क्या हो गया, एक प्लाज्मा हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर का प्लाज्मा है, इसलिए न्यूक्लियस का प्लाज्मा है, इसलिए क्या बोल देते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। जिसमें क्या आता है, डीएनए, आरएनए, ये सारे मटेरियल इसी में ही तैर रहा होता है। प्रोटीन कौन से, हिस्टोन प्रोटीन होती है। अभी जानेंगे हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है। तो इतना आप इसका चाहे तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप साथ के साथ क्या बना लो, नोट्स बना लो, की नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं। तो इसे मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तो एक बार न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की, या पहली बार किसने इसे ऑब्जर्व किया। तो ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था, 1831 में। ठीक है भाई। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल की खोज की थी। ठीक है जी। ऑब्जर्व किसने किया था फर्स्ट टाइम, ऑब्जर्व यानी कि पहली बार किसने देखा, इन्होंने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन। देखो ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, जैसे किसी ने जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी चीज़ जब करते हैं या किसी के बारे में जब पता लगाते हैं तो वो एक स्टडी करते हैं। ठीक है। एक होगा चलता फिरता रास्ते में देख लिया तो उसे कहते हैं सीन, यानी कि देखा। और एक होता है किसी चीज़ को स्टडी करके पहली बार देखा, तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक डीप स्टडी होती है। डीप स्टडी मतलब एक गहरा अध्ययन होता है, जैसे ऑब्जर्व कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो भाई फर्स्ट भाई टर्म है ऑब्जर्व बाय, यानी कि सबसे पहले इसे किसने ऑब्जर्व किया। तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और डिस्कवर्ड बाय या ऑब्जर्व बाय, ये सब किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। और क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि न्यूक्लियस का है, सेल का यानी कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग है। क्या है, सबसे बड़ा भाग। तो मैं यहाँ पर एक बार हिंदी में लिख देता हूँ, कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन है, न्यूक्लियस। और इसके नाम क्या है, मैनेजर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है जी। इसके दो नाम से आ जाता है, मैनेजर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल। ये लग रहा है, इसे ठीक कर देते हैं एक बार।
तो इसके क्या नाम हो गए? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। ऑब्जर्व किसने किया था? इन्होंने किया था डिस्कवर यानी खोजा था, तब इन्हीं का नाम लिखना है। और क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, यानी कि सेल का सबसे बड़ा भाग कौन है? न्यूक्लियस। और इसके नाम क्या है? मैनेजर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का प्रबंधक। एक मिनट। तो मैनेजर ऑफ सेल का मतलब क्या है भाई? कि मैनेजर किसी भी संस्था में या कहीं पर भी मैनेजर का काम क्या होता है? सबको मैनेज करना। तो मैनेज का मतलब कि प्रबंध, सबका प्रबंध करना, यानी किसका क्या काम है, तो वही बताता है कौन? न्यूक्लियस। तो मैनेजर ऑफ सेल यानी कोशिका का प्रबंधक, यानी ब्रेन ऑफ सेल भी किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को। ये मेन पार्ट होता है सेल का, तो इसलिए क्या कहते हैं? ब्रेन। जैसे कंप्यूटर में क्या कहते हैं? सीपीयू को। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? सीपीयू। ऐसे ही सेम भाई कंडीशन है कि ब्रेन ऑफ सेल। तो बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस में क्या होता है? जीन होता है। तो जीन होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा। मैं एक बार डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे क्या है, ये कोई भी ह्यूमन बीइंग है। ये क्या है? कोई ह्यूमन बीइंग है। इसका नाम मोतीलाल या जो भी कहो आप, ये हो जाएगा। अब ये क्या है? पूरी बॉडी है। क्या है? बॉडी। अब बॉडी में क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या है? कोई भी बॉडी काफ़ी सारे अंगों से बनकर मिलती है। जैसे क्या? हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, जीभ, मुंह, दांत, ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन क्या है? एक पार्टिकुलर ऑर्गन से मिलकर बनेगी। ऑर्गन मतलब अंग। और ये क्या है? अंग तंत्र। और जो ऑर्गन होता है वो किससे मिलकर बनता है? टिश्यू सिस्टम से। ठीक है जी। काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो मैं क्या है यहाँ पर क्या लिख दूंगा? टिश्यू सिस्टम। यानी कि ऊतक तंत्र। और टिश्यू सिस्टम क्या है? बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पर कोई एक टिश्यू आ जाएगा, यानी कि क्या? ऊतक। और ऊतकों से, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? काफ़ी सेल सिस्टम से। किससे मिलकर बनते हैं? काफ़ी सारे सेल सिस्टम से, यानी कोशिका तंत्र। और कोशिका तंत्र से मिलकर कोई एक सेल बनाएगी। मतलब काफ़ी सारे सेल मिलकर क्या बनाती है? कोशिका तंत्र। और सेल में क्या होता है? काफ़ी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती है? सेल ऑर्गेनेलीज। जो इनमें से मेन क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और आपको केंद्रक में क्या मिल जाएगा? क्रोमेटिन फाइबर, यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल कह लो या फाइबर कह लो। ठीक है जी। क्रोमेटिन मटेरियल में क्या हो जाएगा आपका? क्रोमेटिन मटेरियल को जब आप और जूम करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका? क्रोमोसोम। ये थोड़ा, एक मिनट।
क्या निकल के आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स। अभी यहाँ पर जगह भी नहीं रही। अब जब क्रोमोसोम को थोड़ा खींचोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, डीएनए। और डीएनए को थोड़ा और जूम करोगे तब निकल के क्या आ जाएगा आपका, जीन। तो मैं एक बार देख ले रहा हूँ ये दिखाई दे रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, कोई बॉडी ली, जैसे क्या है ह्यूमन बीइंग की बॉडी। उसके बाद क्या लिया हमने, ऑर्गन सिस्टम आ गया। ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या, कोई पार्टिकुलर यानी कि कोई एक अंग आ गया। और अंग किससे मिलकर बनता है, एक टिश्यू सिस्टम से यानी कि ऊतक तंत्र से। और ऊतक तंत्र किससे मिलकर बनता है, आपकी किसी भी एक टिश्यू से। टिश्यू किससे मिलकर बनता है, सेल सिस्टम से। लाखों करोड़ों सेल सिस्टम बन मिलकर क्या बनाते हैं, कोई टिश्यू बनाते हैं। यहाँ पर क्या डेफिनेशन भी क्लियर हो गई। और जो सेल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से। और सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में देखेंगे आप क्रोमेटिन मटेरियल यानी कि जेनेटिक मटेरियल, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को थोड़ा और खींचेंगे या एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, डीएनए। डीएनए को और देखेंगे तो डीएनए की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जीन होती है। तो मेन काम क्या होता है यहाँ पर, जीन को समझाना। अब एक ये क्या है, एक चार्ट समझ में आ गया। इसके बाद हम थोड़ा डायग्राम बना के देखते हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्या है, कोई सोनू नाम का लड़का है मान लो, ये हो गए हमारे सोनू। तो मैं डायरेक्ट अब क्या करूँगा, इनका सेल ले लूँगा कोई भी। ये हो गई सेल इनकी। और सेल में बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस में क्या होगा, सभी जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल पता है ना, जिनसे जीन ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि आनुवांशिक लक्षण जहाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो क्या हो गया, इनका न्यूक्लियस हो गया। अभी न्यूक्लियस को थोड़ा और जूम करोगे तो फिर क्या पता चलेगा आपको, क्रोमोसोम दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमोसोम। जैसे कि रस्सी देखी है ना आप लोगों ने, ये मान लो कोई रस्सी है ऐसे कॉइल्ड, ऐसे ऐसे ही क्रोमोसोम्स होते हैं। अभी क्रोमोसोम में जब इसको, इतने जो बाहर वाला इसका एंड है, इसको बोलते हैं टीलोमियर। तो जब इसे टीलोमियर से इसे खींचोगे तो क्या, ऐसे कॉइल निकलेंगी ऐसे। फिर कॉइल को और जूम करोगे, फिर ऐसे निकलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बंडल होंगे। फिर एक बंडल होगा ऐसे। तो जो बंडल है यहाँ पर, ये कॉइल ऐसे लिपटी होगी। जैसे मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये ऐसे बाइंड करी हुई होगी इस बंडल को, रेड वाले बंडल को। तो ये क्या होगी, हिस्टोन प्रोटीन होती है। जो रेड वाला है हिस्टोन प्रोटीन है, और जो ब्लू वाला है ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि डीएनए। ठीक है जी। तो डीएनए को जब आप और जूम करोगे तो क्या होगा, ऐसे कॉइल होगी, जिसे क्या बोलते हैं, डीएनए बोल देते हैं। अब ये क्या है, डीएनए जूम हो गया। ठीक है जी। अब इसमें क्या होगी, अंदर कोडिंग होगी ऐसे। ये जो रेड कलर के क्या है, कोडिंग है।
इस कोडिंग को ही क्या बोल देते हैं, जीन कह देते हैं। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये कोई लड़का था सोनू नाम का, उसकी हमने सेल निकाली और सेल में हमने बीच में क्या देखा, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब हमने और ज़्यादा ऑब्जर्व किया, यानी कि जेनेटिक मटेरियल क्या था, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो एंड होता है, इसमें कितने एंड है, 1 2 3 4, 4 एंड है, जिन्हें क्या बोलते हैं, टेलोमियर या टीलोमियर। तो वो क्या होती है, कॉइल्ड होता है पूरा, जैसे एक रस्सी होती है ना इठी हुई, सेम वैसा ही जेनेटिक मटेरियल होता है। जिसे हम जूम करके ये ऑब्जर्व करेंगे तो वो क्या होगा, एक बीच में ऐसा लिपटा हुआ होगा, जिसे वो किस में लिपटा हुआ होगा, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या है, डीएनए को बाइंड करके रखना या फिर बांध के रखना। तो उसे और जूम करेंगे तो क्या निकलेंगे, डबल कॉइल्ड डीएनए निकलेगा, जिसे डीएनए का हेलिक्स मॉडल बोलते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, तो ये पर्पल या ब्लू कलर वाला कौन सा है, डीएनए है। और इसमें अंदर क्या है, जीन की कोडिंग है। अभी जीन की कोडिंग क्या होती है ये हम आगे समझेंगे। तो आप इसका क्या ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इतने सी के हिस्से के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया था, हम डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देख रहे थे। तो एक बार क्या था, जो न्यूक्लियस है वो किससे बना हुआ था, न्यूक्लिक एसिड से। और न्यूक्लिक एसिड कितने थे, 2 थे, डीएनए और आरएनए। ठीक है जी। न्यूक्लियस किससे बना हुआ था, न्यूक्लिक एसिड से। किसी एक न्यूक्लिक एसिड को या कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। जैसे न्यूक्लिक एसिड तो ये पूरा डीएनए हो गया ना। अब डीएनए में क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए वो किससे मिलकर बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से। और जो डीएनए वो काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, तो उसे क्या बोल देंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब मैनी। तो ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, एक बार इससे इधर लिख देता हूँ। पॉली का मतलब क्या है, मैनी, यानी कि बहुत सारे, बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ कौन होता है, डीएनए। तो इसे क्या बोल देते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। अभी पॉली न्यूक्लियोटाइड होता क्या, इसे एक बार और देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैंने पहले से एक क्या बना लिया था, एक डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बना लिया था। और उधर क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, 1 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। तो एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में क्या होगा, आपका ये जो गोल राउंड शेप है वो क्या है, शेप तो एक्चुअली इनका कुछ ऐसे ही मैंने बना दिया है वैसे ही समझाने के लिए। जैसे क्या होगा, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होगा, एक क्या होगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। ठीक है जी। और तीसरा क्या होगा, इसमें नाइट्रोजिनस बेस होगा, जो कैसे होते हैं, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन एंड थाइमिन। तो वो क्या है, सब 4 टाइप के नाइट्रोजिनस बेस। जैसे ये क्या लिया मैंने, एक नाइट्रोजिनस बेस, तो इसमें ये क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप। ये कौन सा हो गया आपका, डीऑक्सीराइबोस शुगर। और ये क्या हो गया, नाइट्रोजिनस बेस। अब नाइट्रोजिनस बेस के बीच में क्या होता है, बॉन्ड लगे हुए होते हैं ऐसे। ये जो डॉटेड दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, बॉन्ड है। फिर ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, और एक मैंने किसी और कलर से बना दी, तो ये इससे जुड़ा हुआ होगा और ये इससे। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। इसी को कोडिंग नाम दे दिया। जैसे ये क्या है, एडेनिन है, तो ये क्या हो जाएगा, थायमिन। ऐसे ही और इसे मैं डायरेक्ट ऐसे जोड़ दे रहा हूँ।
और ये क्या आ जाएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, सी और जी। जी मीन्स गुआनिन। तो मैं अभी इनके अच्छा ये चीज़ हटा के पता चल गया ना कैसे जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में ये ऐसे जुड़े हुए हैं। अब इनको एक कोडिंग नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कोडिंग। जैसे ये हटाकर जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया एडिनिन, और ये रेड वाला क्या हो गया, थाइमिन। ठीक है जी। अभी ये फिर थाइमिन हो गया, और फिर ये क्या हो गया, एडिनिन। इनके बीच कैसे बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। फिर नीचे आ गया आपका ग्रीन वाला साइटोसिन, फिर ब्लैक वाला जोड़ा जाएगा इससे। तो ब्लैक वाला हो क्या, गुआनिन। फिर इधर आ जाएगा गुआनिन, और ग्रीन वाला क्या आ जाएगा आपका साइटोसिन। और इनके बीच कैसे बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे। कितने बॉन्ड होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है। तो ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ तक क्या हो गया, इन्हीं कोडिंग को क्या बोल देते हैं, जीन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, जीन। जीन का एक्चुअली कोडिंग है। किसकी कोडिंग है, कोडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना। इसे मैं थोड़ा और अच्छे से तो ये कोडिंग का एक्चुअली एक जीन है, तो इसी कोडिंग को जीन बोलते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब थोड़ा डीएनए के बारे में जान लेंगे। जैसे क्या, डीएनए की फुल फॉर्म आती है डीऑक्सी राइबोज। न्यूक्लिक एसिड। ठीक है जी। और एक मॉडल दिया था वाटसन एंड क्रिक ने, जिसका क्या नाम था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये कब दिया था, 1953 में, यानी कि 1953 में। किसने दिया था ये, वाटसन एंड क्रिक ने, दोनों ने। ठीक है जी, यहाँ तक पता चला। और डीएनए किस किस में प्रेजेंट होता है आपका, एक तो न्यूक्लियस में तो होता ही होता है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक तो माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस से अलग है, और उसके पास भी क्या है, डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसे याद रखना। और कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में।
और क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। तो इतनी चीज़ें पता चल गई। और डीएनए में क्या होगा आपका, हिस्टोन प्रोटीन होगी। जिसका काम क्या था, बांधे रखना किसको, डीएनए को। तो इतनी चीज़ें पता चल गई। और डीएनए क्या, जेनेटिक मटेरियल है किसी भी सेल का, जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका एक मॉडल दिया था किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसका नाम क्या था, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। कब दिया था, 1953 में। और डीएनए किस किस में मिलता है, न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में, और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना अलग डीएनए होता है। और कहाँ पे मिलेगा आपको, क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट क्या है, केवल प्लांट में देखने को मिलता है। और डीएनए में क्या मिलेगा आपका, हिस्टोन प्रोटीन। ये इतनी चीज़ें डीएनए के बारे में हो गई। तो इसका आप क्या ले लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या तो साथ के साथ पढ़ रहे हैं तो आप नोट्स बनाते चलें ऐसे ही। अब हम थोड़ा जीन के बारे में जानेंगे। एक्चुअली देख लिया था जीन होता क्या है, कहाँ से निकलता है। डीएनए का एक सेगमेंट है, यानी कि टुकड़ा है कौन, जीन। तो अभी जीन के बारे में एक आइडिया। तो क्वेश्चन आता है कि डीएनए पहली बार किसने खोजा था और किसने खोजा था। तो पहली बार ये WBC में 1869 में एक बायोलॉजिस्ट थे, जिनका क्या नाम था, JF मिशर। जब इसका WBC का एनालिसिस कर रहे तो कौन थे ये, एक बायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने सबसे पहले डीएनए खोजा था, किसमें, WBC में। WBC की फुल फॉर्म पता है ना, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है। और क्या होता है डीएनए से, डीएनए के टाइप। तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ZB और A। तो कितने टाइप के हो जाते हैं, 3 टाइप के। A डीएनए, और आपका कौन सा होगा, B डीएनए और Z डीएनए। तो जो ह्यूमन बींग्स में कौन सा मिलता है, B डीएनए। ये क्या है, मोस्ट कॉमन डीएनए है, जो ज़्यादातर स्पीसीज में यही मिलता है, मोस्ट कॉमन डीएनए। ठीक है जी। तो इतने क्वेश्चन हो गए। डीएनए की फुल फॉर्म पहले बता चुका था, किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था इसे, खोजा किसमें, WBC में 1869 में एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका क्या नाम था, JF मिशर ने। ठीक है जी। WBC की फुल फॉर्म, ये तो WBC में ब्लड चैप्टर पढ़ाऊँगा, तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, इसलिए इसे अभी क्या कर दे रहे हैं, इसे लेफ्ट कर दे रहे हैं। तो डीएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, A डीएनए, B डीएनए और Z डीएनए। डीएनए का काम क्या होता है, जो पेरेंटल पीढ़ी है उससे क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को या जीन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है जी। यहाँ तक पता चल गया डीएनए के बारे में। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं डीएनए के बारे में। अभी मैंने एक चीज़ स्किप हो गई थी डीएनए के बारे में, जैसे क्या था, नाइट्रोजिनस बेस। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें थी ना, एक फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस, और क्या थी, शुगर थी, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो नाइट्रोजिनस बेस में जो थे बॉन्ड, उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे।
ये कितने टाइप की थी? 2 टाइप के थे एक्चुअली। एक मिनट। तो कौन से 2 टाइप की थी? एक तो प्यूरिन और दूसरी कौन सी थी? पायरामिडिन। ठीक है जी। प्यूरिन कौन से थे? एडेनिन और गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन। और पायरामिडिन कौन से थे? साइटोसिन एंड थायमिन। इसे ए से शो करते हैं, इसे जी से, और इसे सी से, और इसे टी से। ठीक है जी। ये इसके साथ बॉन्डिंग करता है और ये इसके साथ बॉन्डिंग, इसके साथ डबल बॉन्ड, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड। एक बार यहाँ देख ले रहे हैं, एक इसके साथ डबल बॉन्ड बनाता है टी के, यानी कि एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन। और ये कौन से बॉन्ड होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पूछता है कौन से बॉन्ड से बाइंड रहते हैं या बंधे हुए रहते हैं। ठीक है जी। नाइट्रोजन बेस कितने हो गए? 2, प्यूरिन और पायरामिडिन। ये किसकी बात चल रही है? डीएनए में। डीएनए की नाइट्रोजनस बेस की। आरएनए में अलग होते हैं। एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, किसके साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ। और कौन से बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बंध। ठीक है जी। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में एक चीज़ अलग जुड़ जाती है, यूरेसिल, जिसे यू से दिखाते हैं। ये किसकी बात हो रही है? आरएनए की। ठीक है जी। यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई। ये चीज़ स्किप हो गई थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ये था ना, तो यहाँ पर ए के साथ कौन जुड़ा हुआ था? टी, डबल बॉन्ड से। फिर सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी, सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी। और इसमें क्या है? जैसे टी के साथ डबल बॉन्ड ए, फिर ये चीज़ आई जाएगी ए के साथ डबल बॉन्ड टी, फिर जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी। जो आप डीएनए फिंगरप्रिंट होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे हमारे हाथ की रेखाएं होती हैं ना, सेम इसमें भी मतलब हर व्यक्ति का जो जीन है या कोडिंग है वो क्या अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक जीन लेता हूँ मैं, कोई एक जीन ले लिया AT, फिर AT ले लिया, या फिर G ट्रिपल बॉन्ड C, फिर T A डबल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड G। यानी मान लो ये किसी सोनू का जीन है। ठीक है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। दूसरे का मतलब ये जितना लिखा ना, केवल पूरे यूनिवर्स में या पूरे संसार की बात करूँ, केवल एक ही आदमी का होगा। ये क्या हो गया? जीन। ठीक है। किसी दूसरे का चेंज होगा, चाहे केवल एक ही चीज़ चेंज हो, जैसे ए डबल बॉन्ड टी और टी डबल बॉन्ड ए हो गया उसका। अब जी ट्रिपल बॉन्ड सी, बाकी सब सेम है, टी डबल बॉन्ड ए और सी ट्रिपल बॉन्ड जी। इतना चेंज हो गया। ये हो सकता है किसी दूसरे आदमी का हो, यानी कि कोई बाई आदमी है उसका होगा, लेकिन सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे ही जो फॉरेंसिक टीम होती है वो पकड़ लेती है किसी भी जो अपराधी होता है उसे, इसी टेक्निक का यूज़ करके। ठीक है। तो ये डीएनए के बारे में बता दिया, जीन पता चल गया। जीन क्या है? इतना सा ही एक टुकड़ा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसे ही क्या बोल देंगे? जीन बोल देंगे। ठीक है।
तो ठीक है भाइयों, अभी आपको पता चल गया होगा कि जीन होता क्या है। जीन बेसिकली क्या है, कोडिंग है किसकी, नाइट्रोजिनस बेस की। तो जीन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट काम है। जैसे क्या है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे क्या आपने सुना होगा नाम बीटी कॉटन। जब जीन की बात जब 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 भी होगी तो क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है जीन, बीटी कॉटन। और क्या, आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा, जिसे पक्का चावल भी कह देते हैं, या सुनहरा चावल। गोल्डन एक्चुअली इनका कलर होता है, ठीक है जी। इसमें से जैसे मैं गोल्डन राइस का एग्जांपल ले लेता हूँ। जीन, जैसे जीन चेंज करेंगे किसी भी प्राणी या एनिमल्स में क्या आ जाते हैं, नए कैरेक्टर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बीटी कॉटन की सॉरी गोल्डन राइस की बात करता हूँ पहले। तो इसमें क्या होता है, एक तो फर्स्ट चीज हो गई, सेकंड एंड थर्ड। इसमें एक डैफोडिल प्लांट होता है। डैफोडिल प्लांट एक्चुअली एक फ्लावर प्लांट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई डैफोडिल प्लांट हो गया, इसका हमने क्या निकाल लिया, जीन निकाल लिया, ठीक है, एक बात। और इरबिनिया नाम का एक क्या होता है, बैक्टीरिया, इरबिनिया सॉइल बैक्टीरिया, जो कहाँ पाया जाता है, मिट्टी में। दूसरा आपने एक ले लिया राइस प्लांट, कोई भी किस्म का राइस प्लांट, ठीक है जी। तो तीन चीज़ें हो गई, एक तो डैफोडिल प्लांट फ्लावर प्लांट है, इरबिनियस सॉइल बैक्टीरिया है, और एक राइस प्लांट। अब इनका हमने क्या ले लिया, इरबिनिया कोई बैक्टीरिया है जैसे, इसका भी क्या निकाल लिया हमने, डीएनए, मतलब जीन निकाल लिया। ये इसका डीएनए हो गया, इतना कोई पार्ट ले लिया जो क्या हो गया, जीन हो गया। ऐसे ही इसका कोई इतना सा पार्ट ले लिया जिसे क्या कह दिया हमने, जीन नाम दे दिया। अब ये कोई राइस प्लांट है, तो राइस प्लांट बना लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है सर, ये कोई राइस प्लांट है, इसका क्या निकाल लिया हमने, डीएनए। डीएनए मतलब इतना पार्ट ले लिया हमने, जीन, ठीक है जी। इसके जीन का नाम क्या था, पीएसवाई। पीएसवाई क्या है, फुल फॉर्म है। इसके जीन का नाम क्या है, सीआरटीएल, ठीक है जी, सीआरटीएल, और कौन सा, पीएसवाई जीन। अब इनको किस में इंसर्ट कर दिया, इस वाले जीन में, किसके जीन में, राइस वाले प्लांट के जीन में। इसे उठा के हमने किस में डाल दिया, इस वाले जीन में मर्ज कर दिया, इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, गोल्डन राइस की बात कर रहा हूँ। गोल्डन राइस में क्या था, एक डैफोडिल प्लांट था, फ्लावर प्लांट था,
दूसरा क्या था, इरबीनिया सॉइल बैक्टीरिया था, उसका जीन निकाला। इधर डैफोडिल प्लांट का PSY जीन निकाला। इसका कौन सा था, CRTL। इन दोनों जीन को उठा के किस में इंसर्ट कर दिया, डाल दिया, किस में, राइस प्लांट में। अब होगा क्या, इसमें बीटा कैरोटीन बन जाएगा किसमें, राइस प्लांट में। और कलर कैसा हो जाएगा इसका, गोल्डन कलर हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। तो अब हमारे पास राइस का कैसा प्लांट होगा, एक नया प्लांट होगा, गोल्डन प्लांट। ये कैसा है, न्यू जीन राइस, जिसका नाम क्या हो गया था, गोल्डन राइस। कलर कैसा हो गया था इनका, गोल्डन। तो इसमें क्या होगा, इसमें बीटा कैरोटीन होगी बहुत ही मात्रा में। जो वैज्ञानिकों ने इसे बनाया था वो कलर चेंज करने के लिए थोड़ी ना बनाया था, इसमें क्या बीटा कैरोटीन बनाने के लिए बनाया था। अभी इसमें सॉइल बैक्टीरिया ही क्यों लेते हैं, क्योंकि सॉइल बैक्टीरिया जो सॉरी राइस का पौधा है या चावल का पौधा है वो किस में उगेगा, ज़मीन में, तो वो ज़्यादा अफेक्टेड होगा। कौन, जो बैक्टीरिया का जीन था किस में, धान वाले पौधे में, क्योंकि धान भी किस में लगता है, मिट्टी में, इसलिए। तो बीटा कैरोटीन की खासियत है, ये क्या ह्यूमन बॉडी में जाकर किस में चेंज हो जाएगा, विटामिन ए में। ठीक है सर। और विटामिन ए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है, जिसमें क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि जो रात में नहीं दिखता है या ब्लैक एंड वाइट दिखता है किसमें, वो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है जी। तो जिनको भी विटामिन ए की कमी है वो ये चावल खा सकते हैं। और ऐसी कंट्री कौन कौन सी हैं, इंडिया और श्रीलंका, अफ्रीका, इसलिए ये चावल बनाए गए थे। ठीक है। तो ये गोल्डन राइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये सारा खेल किसका था, जीन का था। तो मैं आशा करता हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी BT कॉटन की बात देख लेते हैं इसके बाद। तो इसे एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो एक जीन का कॉन्सेप्ट और आता है, कौन सा, BT कॉटन। तो एक बार BT कॉटन में BT ब्रिंजल के बारे में देख लेते हैं। BT कॉटन, और ऐसे ही एक बनाया है BT ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब बैंगन। ठीक है जी। तो इसमें क्या हो जाता है, BT की फुल फॉर्म देख ले रहे हैं एक बार। बैसिलस थ्रूजिनेसिस। ठीक है। ये भी क्या एक सॉइल बैक्टीरिया है। क्या है ये, सॉइल बैक्टीरिया। तो सर सॉइल बैक्टीरिया क्यों ले रहे हैं, बताया था कि जो जितनी भी फसलें होती हैं वो किस में होती हैं, मिट्टी में होती हैं, यानी कि सॉइल में होती है, इसलिए सॉइल बैक्टीरिया ले लेते हैं। ठीक है जी। तो सॉइल बैक्टीरिया का क्या निकाल लिया, इसका नाम क्या था, बैसिलस थ्रूजिनेंसिस। तो इसका हमने क्या निकाल लिया, जीन निकाल लिया, कट कर लिया, इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट का मीनिंग पता है ना, कंप्यूटर में भी आता है, यानी कोई चीज़, नई चीज़ उठा के किसी चीज़ में डालना क्या हो जाता है, इंसर्ट। तो इसे क्या कह देते हैं, डालने को इंसर्ट। ठीक है जी। और कोई भी कॉटन लिया, जैसे कोई कॉटन का राइस था, यानी कॉटन प्लांट था। जैसे ये क्या है, कोई कॉटन का प्लांट है।
इसका जीन निकाला, और यहाँ से ये वाला जीन क्या कर दिया, इस कॉटन के प्लांट में डाल दिया। तो एक्चुअली होगा क्या कि बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का जो जीन था वो क्या था, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड। क्या जी, इसे थोड़ा मैनेज कर दो 1 मिनट, या यहीं पर समझा देता हूँ। तो जो इसका जीन था, किसका जीन, बीटी का जीन, बीटी का जीन जैसे ही किस में जाएगा, कॉटन प्लांट में, तो बीटी जीन क्या है, टॉक्सिक है, टॉक्सिक एलिमेंट कह दें या टॉक्सिक कंपाउंड कह दें फॉर किसके लिए, इंसेक्ट, और किसके लिए, पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड तो पेस्टिस के लिए, या मैं इतना ही लिख दूँगा, ठीक है जी, पेस्ट के लिए, पेस्ट मतलब कीट पतंगों के लिए। तो ये बीटी बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया, जो उसका जीन है वो किसके लिए, पॉइजन या टॉक्सिक का काम करता है, कीट एवं पतंगों के लिए। जैसे ही इसमें इंसर्ट हो जाएगा, किसमें, अभी इसमें थोड़ा जीन डाल दिया इसका, सॉइल बैक्टीरिया का, तो जैसे ही कीट आएंगे या कोई पतंगा आएगा, और जैसे इस कॉटन को खाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यानी कि अब क्या है, कॉटन फसल में आपको अलग से इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नहीं आएंगे, कोई कीड़ नहीं लगेगा, या अपनी जो फसल को क्या है, कीड़े नहीं खाएंगे। सेम ऐसा ही किसके केस में है, ब्रिंजल यानी कि बैगन के केस में। तो यहाँ पर कॉटन प्लांट की जगह क्या ले लेंगे, बैगन का प्लांट ले लेंगे, उसमें कौन सा जीन इंसर्ट कर देंगे, बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस का बैक्टीरिया का जीन किस में इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पर बैगन के पेड़ में। तो बैगन के पेड़ को भी कौन नहीं खाएगा, कीड़े नहीं खाएंगे। आपने देखोगे बैगन में बहुत ज़्यादा कीड़े लगते हैं। ऐसी फसल, अच्छा ऐसी फसल को कहते हैं क्या, जिनमें जीन चेंज कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक क्रॉप, ठीक है जी, या फिर बोल देते हैं GMC, जीन मॉडिफाइड क्रॉप। जीन मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। बीटी कॉटन और बीटी बैसिलस, इसमें क्या करते हैं, जो सॉइल बैक्टीरिया होता है उसका जीन निकाल के किस में डाल देते हैं, किसी प्लांट में डाल देते हैं, और जो इसका जीन होता है, सॉरी किसका, बीटी का, यानी कि सॉइल बैक्टीरिया का, वो किसके लिए हानिकारक होता है, या टॉक्सिक या पॉइजन का काम करता है, कीटों के लिए। तो मुझे लग रहा है आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो हमारे चैनल बिब्लियोफाइल सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही नॉलेज मिलती रहे। तो मुझे लगता है अब मुझे क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है, और मुझे क्लास यहीं ख़त्म करनी पड़ेगी। आपके जो भी जानने वाले हैं, पहचान वाले हैं, भाई बहन, दोस्त मित्र और जो भी हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें इस चीज़ को, जिससे पता चल जाए कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है जी, तो धन्यवाद। अब मैं आपसे अलविदा कहूँगा।